दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक सवाल फिर से उठने लगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। इस पर हम आज बात करेंगे और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कलीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनचौक से हैं। कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देश लाइव के लिए वक्त निकाला आपने हमारे लिए। कलीम, जिस तरीके से जब जब चुनाव आते हैं तब एक राग छेड़ा जाता है मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, कि मुसलमानों की कयादत कितनी रहेगी, क्या रहेगी। मौजूदा बिहार चुनाव, कहा जाता है कि बिहार में 17% मुसलमान हैं और बिहार की 244 में से तकरीबन 60 सीटें ऐसी है जहां पर सीधे तौर पर मुसलमान जो है वो जिताने की पोजीशन में रहते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, जब भी कोई चुनाव आते हैं तो एआईएमआईएम पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर ये सवाल और ये बाकायदा उन पर ये सवाल उठते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। हालांकि कई बार उन्होंने जवाब भी दिया इसका, लेकिन जब बिहार चुनाव में तकरीबन 20 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम से वोट होता है, तो वहां पर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये राइट्स है कि वो वोट यानी अपने उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल। अब उसके बाद जो है वो पार्टी के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितने उम्मीदवार उतारती है। अब बिहार या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या इवन की जो है तेलंगाना हो, तेलंगाना में तो उतना मजबूती से दूसरी पार्टियां उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाती हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं तो सबसे पहला जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी ने बुलाया है इन्हें और बीजेपी के कहने पे ये आए हैं। और ये इस तरह के आरोप लगाने के लिए कोई छोटे नेता नहीं, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता है, ट्वीट भी करते हैं, मीडिया में बोलते हैं, हर तरह से एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के एजेंट है। हाँ, ये बात सही है कि जो नुकसान असदुद्दीन ओवैसी के लड़ने से होता है वो जो है या तो कांग्रेस या तो आरजेडी या महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस एनसीपी। नहीं, देखिए, नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। तो वो नुकसान जरूर होता है, लेकिन अभी बिहार का जैसे रिजल्ट आया आज और आ रहा है, उसमें कांग्रेस से बेटर जो है इनका स्ट्राइक रेट जो है विनिंग का 20 में से 25 जीत लिए। और जो कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, पूरे जो है इतनी इनके पास मशीनरी है, पान इंडिया पार्टी है और बिहार के अंदर 90 से पहले में सत्ता में थे, उसके बावजूद भी 70 सीट लड़कर और आप जो है 20 सीट भी नहीं जीत पा रहे हो। बिल्कुल। तो ये यानी आप अच्छा, अब ये 70 सीट जो है 50 सीट जो अगर कांग्रेस हारी है, जिसकी वजह से जो है इतनी सारी दिक्कतें जो है गठबंधन को आई, तो उन 50 पर तो ओवैसी का उम्मीदवार नहीं था। 50 में ओवैसी कौन से उम्मीदवार थे? बिल्कुल। तो एक चीज ये है कि ओवैसी जो है, मैंने जहां तक समझा है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, वो उन सीटों पर जो है जाते हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा होते हैं। जैसे कि उनका सबसे ज्यादा फोकस जो है सीमांचल है। सीमांचल में सब में भी जो है किशनगंज में है। किशनगंज 70% मुस्लिम आबादी वाला जिला है। और अगर जो है ऐसे जो है आरजेडी का हमेशा गढ़ रहा है मुसलमानों की वजह से। अच्छा, अब सीमांचल जो है आरजेडी का क्या, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस की इज्जत जो है बिहार में सीमांचल से बचती हुई आई है। तो ओवैसी के जाने से सबसे ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस को हो रहा है
कि जो इज्जत बचती थी वो नहीं बच पा रही है। तो इसमें जो है यानी अगर मान लीजिए भाई असदुद्दीन ओवैसी की एक पॉलिटिकल पार्टी, वो देश यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, अगर 70% आबादी वाले जिले में जाकर राजनीति नहीं करेगी मुस्लिम पार्टी की तो कहां पे करेगी? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है। एक मिनट कलीम, जैसे कि ये जो आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी जिस 50 सीटों पर हारी बिहार में, 70 पर लड़ी थी और 50 पर हारी है, वो वहां पर सीधी बात है वहां पर ओवैसी का कोई उम्मीदवार नहीं था AIMIM का। गुजरात की बात करें, गुजरात में उपचुनाव थे, वहां की 2 सीटें, उसमें से जो अबड़ासा की जो सीट कही जाती है, बताया जाता है कि तकरीबन 60% वहां पर मुस्लिम आबादी है और वहां पर मुसलमान जो है वो सीधे तौर पर वहां पर प्रभाव डालते हैं उस सीट को जिताने हराने को लेकर। यहां पर तो वैसी का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 60% मुस्लिम आबादी के बावजूद अबड़ासा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर बीजेपी को अगर 73,000 वोट मिले हैं तो वहां पर कांग्रेस को मिले हैं 65,000 68,000 वोट मिले हैं, जबकि एक इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर खड़ा था, उसको तकरीबन 23,000 वोट मिल गए। दूसरा बिल्कुल ऐसा ही मोरबी की एक सीट पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है, वहां पर भी जो है वो जो बीजेपी ने जो है वो जीत हासिल की है, जबकि वहां पर भी ये ऐसा ही है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर खड़ा हुआ और उसने वहां पर चुनाव को काफी प्रभावित किया है। तो ये ओवैसी के ऊपर जो आरोप लगते हैं, ओवैसी हालांकि बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि मैं आपका एजेंट हूं, क्योंकि ये हकीकत है 2014 के चुनाव में तो ओवैसी हर सीट पर नहीं लड़े थे ना, कांग्रेस से इतना बुरा हाल क्यों हुआ? 2019 के चुनाव में ओवैसी हर सीट पर नहीं लड़े थे ना, इतना बुरा हाल क्यों हुआ? मौजूदा बिहार के जो नतीजे आए और खासकर ओवैसी के लिए जो नतीजे हैं वो काफी उनको खुश कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को भी एक उम्मीद जगी है ओवैसी में कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो कयादत की बात की जाती है, क्या मुसलमानों का ओवैसी के साथ होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले रही थी मुसलमानों को कि मुसलमान जाएंगे कहां, हमारे पास ही आएंगे, लेकिन ओवैसी जो है वो एक मजबूत मुतबादिल बनकर उभर रहे हैं। अभी नहीं, क्या 10 साल बाद इसका बड़ा असर जो है ओवैसी डाल सकते हैं, ऐसा लगता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को और उनकी राजनीति को समझने की जरूरत है। अच्छा, उनकी एक जो है छवि जो है, इमेज को इस तरह क्रिएट किया गया है इस देश में कि बहुत ही कट्टर आदमी है, लेकिन अगर आप स्टडी करते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे एजेंसीज ने जो है, इंस्टीट्यूशंस ने एक स्टडी की है, तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई जिससे ये कहा जाए कि भाई ये देशभक्त नहीं है या ये सेकुलर नहीं है या इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है। इनके पास, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ हवाई आरोप लगते हैं। क्योंकि ओवैसी हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। और ये क्या है कि इनकी जो छवि 2010 में इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कुछ भाषण है, उस वजह से जो है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जितनी कट्टरता से असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी मुस्लिम मुद्दों को उठाती है मजबूती के साथ, इससे कहीं ज्यादा कट्टरता से बीजेपी उठाती है। उसके अलावा दलित लीडर्स जो है अपने मुद्दे बिल्कुल जो है सीधा जो है, यहां तक कि जो है हिंदू धर्म पे सीधा अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहां पर जो है नंबर गेम्स की पॉलिटिक्स होती है, पोलराइजेशन मुसलमानों के खिलाफ करना रहता है, तो दलित कितना भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोले या भले किसी के भी उसमें, तो उसको जो है गंभीरता से नहीं लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि ओवैसी ने महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ा तो दलित और मुसलमान का एक गठजोड़ बनाकर उन्होंने आगे लड़ने की बात की। अभी जब बिहार में भी लड़ा तो उन्होंने कई ऐसे दलितों को अपने साथ मिलने की कोशिश की। आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं हमेशा कई बार ये बात कह चुका हूं, कई ऐसे मीटिंग्स और कहीं ऐसा होता है जाना या कुछ, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुसलमान जो है वो हमेशा से फुटबॉल बनता रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, कभी किसी पार्टी का कभी किसी पार्टी का। आप सोचिए, सबसे हैरानी की बात तो यह है कलीम कि बिहार में जेडीयू के जो लोग जीते, जो उम्मीदवार जीते, बिहार में जेडीयू को कई मुसलमानों ने वोट किया। इसके अलावा बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इनको जिताने वाले कौन हैं? इनको जिताने वाले हमेशा मुसलमान रहते हैं।
मुसलमानों के वोटों से ये लोग जीतते हैं, लेकिन नुमाइंदगी उसके बावजूद मुसलमानों को नहीं मिलती है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों को खुलकर आना चाहिए, टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों से डायलॉग करने चाहिए, चाहे कांग्रेस चाहे कोई भी पार्टी हो, डायलॉग करने चाहिए कि भाई जिस सीट पर हमारे लोग ज्यादा हैं, जिस सीट पर हम लोग हैं, वहां पर कैंडिडेट हमारा होना चाहिए। क्योंकि यकीनन इस पर सवाल उठेगा कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में क्या होता है? बिहार चुनाव में यही तो होता है ना, क्या अगर आप यादव हैं, यादव बहुल सीट है, तो वहां पर बीजेपी भी यादव उम्मीदवार देगी, वहां पर आरजेडी भी यादव उम्मीदवार देगी। तो जब आरजेडी और सब इस तरीके से अगर बात कर सकते हैं, जैसा आपने बताया कलीम कि हिंदू हिंदू की बात करता है, दलित दलित की बात करता है, लेकिन जब मुसलमान मुसलमान की बात करता है तो उसको राष्ट्रद्रोही क्यों बताया जाता है? ये यानी मुसलमानों के खिलाफ जो है पोलराइजेशन इजी हो जाता है, एक ओपिनियन क्रिएट करने में जो है माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ, अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि मुसलमान अकलियत में है, बिल्कुल, और वो कमजोर है, तो कमजोर आदमी को हर कोई दबा लेता है, दबाना आसान हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो धर्म के आधार पे वोट नहीं करती, बिल्कुल। और क्योंकि वो बिहार के अंदर जेडीयू को भी के उम्मीदवार को भी जिताती है, आरजेडी के भी उम्मीदवार को जिताती है, और जहां इनको लगता है कि एमआईएम को जिताने जैसा है, वहां एमआईएम को भी जिताती है। लेकिन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी में लोगों का एक आस दिखने लगी है, क्योंकि ओवैसी को सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, ओवैसी को दलितों का भी वोट अच्छा खासा मिलता है। इसके अलावा अब तक ये देखिए आप, जहां जहां चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, जहां पर मुसलमानों के पास में कोई मतबादिल था, कोई ऑप्शन था, तो मुसलमानों ने कांग्रेस के बजाय उस ऑप्शन को वोट देना ज्यादा जरूरी समझा, कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऑप्शन था, तो लोगों ने, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। जब बीएसपी ऑप्शन था तो बीएसपी को वोट दिया। क्या ओवैसी अगर उभर कर आते हैं एक ऑप्शन के तौर पर हर जगह पर, तो क्या माना जाए मुसलमान और दलित लामबंद हो सकते हैं ओवैसी के नाम पर? देखिए, ये काफी मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बनाएं, लेकिन के यानी इनका जैसे महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश आंबेडकर के साथ एक लंबे टाइम तक, इलेक्शन के आखिर वक्त तक जो है कॉम्बिनेशन बन रहा था, मजबूत गठबंधन बन रहा था, और उससे काफी लोगों को उम्मीदें पैदा हो रही थी। लेकिन आखिर वक्त में जो है ये बात नहीं बनी और प्रकाश आंबेडकर पीछे हट गए। अब प्रकाश आंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी साथ में नहीं आते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर अच्छा इसकी वजह से नुकसान भी हुआ। बहुत सारी जो है, यानी औरंगाबाद जैसी सीटें जो है, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रकाश आंबेडकर को भी वोट मिले हैं और ओवैसी की पार्टी को भी वोट मिले हैं, तो दोनों को मिला दे तो आराम से जीत चाहते हैं। तो ये इस तरह से जो है, एक तो मजबूत लीडरशिप जो है दलित कम्युनिटी से भी खड़ी होनी चाहिए, और यहाँ से जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे और मल्टी लीडर्स की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जैसे उन्होंने अख्तरुल ईमान को बिहार में एक मजबूत किया, अगर इस तरह से हर राज्य अदर स्टेट में भी एक एक लीडर खड़ी हो, तो कम से कम मुसलमानों की बात हो। हाँ, क्योंकि दलितों की बात करते हैं, हिंदू की बात करता है, तो मुसलमान की बात करे, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि इस वक्त अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा दबे कुचले प्रताड़ित अगर कोई हैं, तो वो दलित और मुसलमान और दलित सबसे ज्यादा दबे कुचले हैं। तो ऐसे में हमेशा से ये मांग उठती रही है कि दलित और मुसलमानों का एक गठजोड़ बनना चाहिए। कई बार इसकी कोशिशें भी हुई है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती है बिहार में, आरोप कई उन पर लगते थे। कांग्रेस ने अभी हालिया दिनों ये भी बात की, आप देखिए कि जब ये सीमांचल के इलाकों में जब चुनाव होना था, उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, और ओवैसी से कई सवाल पूछे थे कि आप बीजेपी के एजेंट हो, आप हैदराबाद की जगह के अलावा आप कहीं चुनाव लड़ते नहीं हो, आप यहां नहीं लड़ते हो, आप वहां नहीं लड़ते हो। लेकिन क्या माना जाए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं फायदा हुआ है ओवैसी को सीमांचल में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। अगर 5 सीट वो जीत रहे हैं, तो वहां पर लोग, वहां की जो लोकल लीडरशिप है वो काम कर रही थी, वहां पर एक
संगठन इनका बन चुका था। इससे पहले भी इलेक्शन लड़े थे, भले नहीं 2015 में जीते थे, लेकिन एक जमीन तैयार कर ली थी। फिर बाई इलेक्शन लड़ा, एक बाई इलेक्शन जीता, तो वो धीरे धीरे जो है जमीन बनती है। तो अभी जो जमीन बनाई थी 2015 में, तो वो 5 सीटें निकालकर जो उसका फल अभी जो है उनको मिला है। बिल्कुल उनको फल मिला है। लेकिन जिस तरीके से करीम ये बात सामने आई थी कि जब चुनाव हुए बिहार के, जब रिजल्ट आए, तो इस तरह की बात आई थी कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी से फोन पर बात की है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए, बिहार चुनाव के नतीजों के जरिए एक डायलॉग शुरू हुआ है, जिसकी हम पहले से बात कहते थे कि मुसलमानों को अपने आप को उस बराबरी में लाके रखना चाहिए कि पार्टियों से आप डायलॉग कर सकें। ओवैसी उस हालत में लेकर आ गए, वैसा लगता है। बिल्कुल, जैसे जब गठबंधन जो है वो 115-16 पे चल रहा था, तो 5 सीटें ये इनका यानी 4 जीत गई थी, उसमें से एक आगे चल रहे थे लगभग, यानी 5 के करीब इनके जीत की वो थी। तो सीधे 115-20 पे ये चल रहे थे, 5 ये तो सीधा 120 की ये पार कर रहे थे। तो वो उस टाइम तो तुरंत ही उसी टाइम उन्हें लगा होगा कि भाई अब जो है असदुद्दीन ओवैसी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये बीजेपी जो है सरकार गिराने, तोड़ने, फोड़ने, जोड़ने में माहिर है। तो इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी जो वही जो है लीड कर रहे थे पूरे कैंपेन में, और वही चेहरा है, तो जाहिर सी बात है उनको ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी अगर बात करते हैं तो कोई बात बनती नहीं है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो ये एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसके तहत जो है जिनको जरूरत होती, तुम्हारी ताकत होगी, अगर असदुद्दीन ओवैसी की 2 सीट होती, 1 सीट होती, तो शायद लेकिन फोन नहीं करते। नहीं, क्योंकि इससे पहले करीम कभी ऐसा मौका नहीं आया, ओवैसी को इतना ज्यादा अहमियत नहीं दी गई कभी भी, और दूसरा ऐसा मौका भी कभी नहीं आया कि ऐसे कोई पार्टी उनसे डायलॉग करे। जिस तरीके से महागठबंधन में क्या माना जाए, जो 5 सीटें ओवैसी ने जीती है, उसके बाद जो आइंदा के जो चुनाव होने हैं, क्योंकि अब जो है वो सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी की निगाहें अगली बंगाल इलेक्शन पर होगी अब। तो ऐसे में बिहार में जो नतीजे आए, क्या माना जाए, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टियां क्या नजरअंदाज कर पाएंगी अब अगले? मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले अब जो भी चुनाव होंगे, क्या उसमें AIMIM को नजरअंदाज किया जाएगा या अहमियत दी जाएगी? क्या लगता है? अब आने वाले इलेक्शन जो है असम और बंगाल है, और वहां पर दोनों सूबों में जो है CAA NRC जो है एक बड़ा मुद्दा होने वाले है। तो एक तो ओवैसी का स्टैंड एक क्लियर है कि वो असम में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल की ऑलरेडी एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि जो जमीन बिहार में जैसी किशनगंज के इलाके में या सीमांचल में उन्होंने तैयार करी थी, वहां पे लोग थे, वैसी लीडरशिप बंगाल में इनके पास नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर बहुत कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन बिहार के इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट तो पड़ सकता है ना मुसलमानों में। बिल्कुल, क्योंकि ये सीमांचल जो है सरहदी इलाका बंगाल का, थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन असर का फायदा उठाने के लिए जो है वहां पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए। तो ऐसी तंजीम वहां पर है नहीं इस तरह की, जहां पर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी बहुत कुछ, क्योंकि वहां पर भी जो है एक एग्रेसिव बंगाली जो है बहुत ही एग्रेसिव वोटर होते हैं, और वो थोड़ा वहां पे पढ़े लिखे जो है लेफ्ट और राइट आइडियल, यानी राइटिस्ट उतने मजबूत नहीं है, लेफ्ट के लोग मजबूत हैं, और जो सेंट्रलिस्ट जो है वो भी वहां पर मजबूत हैं। तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा, यानी ना तो बीजेपी वहां पे बहुत कुछ अच्छा कर पाएगी, या असदुद्दीन ओवैसी साहब कर पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पर ये दोनों लोग जो है ममता बनर्जी को चुनौती लास्टली में मुझे जो लगता है। 2019 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें जीती है वहां पर, तो उसको देखकर लगता है, क्योंकि अमित शाह अभी से लग गए बंगाल चुनाव को लेकर। 2019 में लोकसभा में बिहार में भी ये सारी सीटें, एक सीट छोड़कर सारी सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन हाँ, ये इलेक्शन जब असेंबली का हुआ तो अलग आया। तो बंगाल के अंदर भी ऐसा है, क्योंकि असेंबली में लोकल मुद्दे जो है ज्यादा हावी रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो काम करता है।
तो वो चीजें में जो है ममता बनर्जी भी जो है बीजेपी से वहां मजबूत है, कांग्रेस भी बीजेपी से वहां पर मजबूत है और लेफ्ट जो है वहां पर थी लेकिन थोड़ा कमजोर जरूर हुई है। नहीं तो कलीम, जिस तरीके से बंगाल की बात है, लेकिन मैं जो बार बार ये बात कह रहा हूं कि एक शुरू से मैं इस बात को कहता हूं कि मुसलमानों को और दलितों को डायलॉग करने चाहिए, खासकर मुसलमानों को, कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी आपको फुटबॉल बनाती है, चाहे बंगाल के इलेक्शन अब बचे हों या असम के इलेक्शन बचे हों, इसके अलावा भी आइंदा जो चुनाव आएंगे सारे, मुसलमानों को ओवैसी ने कहीं ना कहीं इस पोजीशन में लाकर तो रख दिया है कि अब आप सर उठाकर पॉलिटिकल पार्टी से मुतालबा कर सकते हैं, आप डायलॉग कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ओवैसी पर जो आरोप लगते हैं, जैसे गुजरात में मान लीजिए चुनाव होने थे लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव को पीछे डाल दिया गया, म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव होने थे, तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं लगता है कि हर जगह पर अब अपना करना चाहेगी, अपना फैलाव करना चाहेगी। देखिए, जो डायलॉग की बात है, डायलॉग तो सेमिनार और प्रोग्राम के जरिए जो है दलित और मुस्लिम का डायलॉग तो होता रहा है, नहीं पॉलिटिकल पार्टियों से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में जो है, देखिए आज की तारीख में जो दलित लीडरशिप है वो असदुद्दीन ओवैसी से डायलॉग नहीं करना चाहती है। यूपी में भले, बिहार में गठबंधन किया जिसकी वजह से जो मायावती जो है बीजेपी से ज्यादा में जाएंगे तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, वो बीजेपी से ज्यादा डायलॉग करती हैं, असदुद्दीन ओवैसी से कम करेंगी। प्रकाश आंबेडकर ने जो है डायलॉग किया लेकिन पॉलिटिकली साथ में नहीं आए। उसी तरह जो है और भी राज्यों में, चंद्रशेखर रावण को देख लीजिए, भले वह बिहार में इलेक्शन लड़ी, उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाए और उनकी कोई बहुत अच्छी बड़ी जमीन भी नहीं है और ना मजे हुए खिलाड़ी भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ओवैसी के नाम से ये लोग जो है, इवन कि गुजरात में जिग्नेश मेवाणी भी कभी कोई डायलॉग जो है मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी से हुआ हो यहाँ। और दूसरी चीज ये है कि दलित लीडरशिप जो है बाबा साहेब आंबेडकर से लेके अब तक ज्यादातर लोगों का पॉलिटिकल सर्वाइवल मुस्लिम वोट से ही हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, ज्यादातर यही रहता है। अब बाबा साहेब आंबेडकर का इतिहास तो किस तरह से उनको कांग्रेस और लेफ्ट ने हराया, फिर उसके बाद मुसलमानों ने मदद से जो है पहुंचे उस इवन की। जब उसके बाद बाबा साहेब के बाद अगर कोई दलितों में बड़ा आंदोलन हुआ वो काशीराम के जरिए हुआ, उनका भी मुसलमानों को। हाँ, तो जब मायावती भी इलेक्शन अपना पहला लड़ी तो नजीबाबाद से लड़ी, बिल्कुल। जहां पर यानी अच्छी खासी 42% मुस्लिम आबादी थी उस टाइम पे, जो नजीबाबाद कंस्टिट्यूएंसी। मुसलमानों का वोट नहीं, एक बात, काशीराम भी फूलपुर से, जहां से अतीक अहमद भी जीते, तो यहाँ यानी जहां पर सफिशिएंट मुस्लिम वोटर होते हैं वहां से बड़े लीडर दलित जो है, इवन की जिग्नेश मेवाणी भी जो है वडगाम से लड़े, वहां पर अच्छी खासी है, भले रिजर्व सीट होती है लेकिन जो है वहां पर जो है एक इसी तरह यहाँ पे अहमदाबाद शहर की दानी लिमड़ा सीट है, वहां पे शैलेश परमार आसरवा से नहीं जीत सकते। वहां पर एक आखिरी बात ये करनी थी कलीम, जिस तरीके से जो परिसीमन किया जाता है सीटों को लेकर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, जहां जिताने के उसमें होते हैं, वहां पर जानबूझकर उस सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। देखिए, ज्यादातर ऐसे ही देखा गया परिसीमन। इसके दो रीजन है। एक तो क्या सच्चर कमेटी ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई मुसलमानों के जहां पे से बदतर है, नहीं, इस तरह की सीट को जो है मुसलमानों की पॉलिटिकल नुमाइंदगी जो कम है, उसका रीजन ये है कि जहां पर उनकी सफिशिएंट आबादी होती, वोटर्स होते हैं, उनको रिजर्व कर दिया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि आमतौर में गुजरात हो चाहे यूपी हो, जहां पे दलित पॉपुलेशन होती है उसके आसपास ही मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, तो जाहिर सी बात है कि वही कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी। और दूसरा ये है कि इस चीज का फायदा उठाते हुए जो है, चाहे पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, क्योंकि जब परिसीमन होता है तो इनका जो रूलिंग पार्टी होता है उनका इम्पैक्ट रहता ही है, बिल्कुल। और इसके रूल्स रेगुलेशन जो है कानूनी तौर पे जो एक बार सीमांकन हो गया तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो एक बार जो बना के दे दिया, जो है डिलिमिशन का जो कमिश्नर होता है, फाइनली जो है लोग ऑब्जेक्शन रखते हैं लेकिन ऑब्जेक्शन का कोई खास मतलब नहीं होता है। अच्छा, 2014 के बाद जिस तरीके से खासकर गुजरात की बात करें, जो मोदी के आने के बाद 2002 के बाद सीमांकन जो किया गया गुजरात की सीटों का भी अलग अलग,
और दूसरा फिर उसके बाद में अशांत धारा लाकर थोप दी गई। तो कहीं ना कहीं जो सीमांकन किया जाता है, दूसरा अशांत धारा को लाया जाता है। जिस तरीके से मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊंगा कि मुसलमानों को जिस तरीके से फुटबॉल बनाया जाता है, एक 2014 के बाद में एक अल्फाज बहुत चला था अनभक्त के नाम के, अनभक्त है, अनभक्त है, अनभक्त है। तो जब कोई बीजेपी का हामी हो के अनभक्त बन सकता है, तो क्या कोई ऐसे अनभक्त ओवैसी के पीछे नहीं लग सकते? क्या वो वक्त आ चुका है? मैं उस अनभक्ति वाली राजनीति में बिलीव नहीं करता हूं, चाहे ओवैसी के अंधभक्त होना या मोदी के अंधभक्त होना, उसमें अलग अलग लोगों की सोच है। लेकिन चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम पब्लिक, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, उनके डायलॉग होने चाहिए, उनके मुद्दे होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है कहीं ना कहीं डायलॉग यानी लोगों की बात रख पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहां तक कि गुजरात के इश्यूज भले गुजरात में नहीं आए ना आते हैं, चाहे ये अशांत धारा का मामला हो या पिराना डंप साइट का मामला हो या राइट्स के मामले हो, इस तरह के इश्यूज को जो है बराबर जो है वो उठाते रहे हैं। पार्लियामेंट में भी डंपिंग साइट का तो मामला उठा था। हाँ, तो जो जिसकी वजह से एक मुसलमानों का लगाव जो है कि भाई ये आदमी जो है हमारी बात कर रहा है। अच्छा। और ऐसा होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम लीडर है वो मुसलमानों की बात नहीं करेगा तो फिर कैसे? तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ी नाकाम रही है डायलॉग करने में। दूसरा ये कि कई मौके ऐसे आए, देखिए जब सीए एनआरसी का मुद्दा था तो उस पर ठीक है कांग्रेस ने बहुत वक्त के बाद में उसका वो किया। और इसके अलावा जब दिल्ली में जब दंगे हुए तो उसके बाद में ताहिर हुसैन को और जिस तरीके से जो दंगे हुए थे कांग्रेस ने उस पर ज्यादा स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो जब जमात के ऊपर जब सवाल उठे तबलीग जमात पर, तब भी कांग्रेस ने कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन ऐसा ही मामला जब एक वो कंप्यूटर बाबा का होने लगा मध्य प्रदेश में, तो पूरी कांग्रेस जो उनके फेवर में उतर कर आ गई। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल भी मुसलमानों के दिल में उठता है कि कांग्रेस को हम वोट देते हैं लेकिन कांग्रेस हमारे मुद्दों को नहीं उठाती है। कांग्रेस के वक्त में सबसे ज्यादा मुसलमान जेलों में ठूसे गए दहशतगर्दी के आरोप में, और 24-24 साल बाद, 20-20 साल बाद वो जेलों से रिहा होकर बाहर आए। देखिए, कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बिल्कुल। और कांग्रेस जो है मुस्लिमों की प्रो मुस्लिम पार्टी है। एक इमेज को डेवलप किया गया, इसमें सक्सेस रही बीजेपी और आरएसएस, ये सक्सेस रहे। अब इनको जो है ये इस छवि यानी इस चीज को कैसे टैकल करना है, इसको ना तो टैकल कर पा रहे हैं, ना हट पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। इनको एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ, चाहे अगर सेकुलर है, जैसे यूएस में बाइडेन ने एक स्टैंड लिया कि हम सेकुलर है, बिल्कुल हम डेमोक्रेट जो है वो सेकुलर है, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया कि उन्होंने खुल के मुसलमानों की भी बात करी। कांग्रेस की भद इसीलिए पीट रही कि कांग्रेस स्टैंड नहीं ले पा रही है, कांग्रेस उसका भी इधर कहीं जा रही है। हाँ, तो अब वो जो है कहीं कहीं मुसलमानों का भी एनआरसी में खामोश रहे, लेकिन फिर लगा कि इनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, तो उन्होंने स्टैंड भी लिया। लेकिन जो है इस तरह से जो है जिस तरह से बाइडेन खुल के जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो अब जो है नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू से पहले तक जो है यानी इंदिरा तक यूं समझ लो कि हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर विचारधारा के तहत जो है चली है। और कांग्रेस के अंदर लोग गांधीयन हुआ करते थे। पहले जो 90 से पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते थे, 90 से पहले की कांग्रेस अलग हुआ करती थी। हाँ, तो वो जो है ना उम्मीदवारों के अंदर जो है एक एडवांटेज होता था कि भाई फला आदमी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि वो गांधीयन है। बिल्कुल, वो विचार कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को भी छोड़ा और गांधी को भी छोड़ा। इस वजह से कांग्रेस की बात हर जगह पर। तो जो है इस वजह से जो है आप जो है ना तो गांधी को प्रमोट कर पाए, ना सही ढंग से सेकुलरिज्म को डेवलप कर पाए, ना ही जो है पिछड़ों की और दलितों की जो वोट रहे हैं आपके मंडल में फैल रहे, मंडल के बाद कमंडल में फैल रहे। उसके बाद जो है आपको एक 10 साल का एक मौका मिला, 10 साल सत्ता में रहे, उसमें भी जो है आपने शासन किया, लेकिन एक पॉलिटिकली आपको कैसे मजबूत होना है वो चीज नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम। तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के चुनाव के अंदर जिस तरीके से 5 सीटें जीती, और जो आरोप उन पर लगते थे हमेशा से कि बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन पार्टियों को ये सोचना होगा, क्योंकि आइंदा जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं
मुसलमानों को एक अच्छा मुतबादिल मिलेगा आने वाले चुनाव में, ये माना जा सकता है। दूसरा, हमने जो कहा कि कई ऐसी सीटें हैं, मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट होती है, वहां पर ओवैसी का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बीजेपी जीती। इसके अलावा हमने जैसे बताया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, मायावती की पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, ये तमाम वो पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिलते थे। तो ये वो मुसलमान हैं जो जेडीयू को तो वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। तो इस तरीके की जो एक हमेशा से एक मांग उठती रही थी कि एक मुतबादिल मजबूत होना चाहिए मुसलमानों के पास में, और ओवैसी कहीं ना कहीं इस बात को अब अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे। ये माना जाएगा कि बिहार चुनाव के बाद में मुसलमानों को एक मजबूत मुतबादिल मिल चुका है। 32 का हुआ है, लंबा हो गया नहीं।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।